नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में शहरीकरण में निवेश के लिए शानदार अवसर। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत की। दोनों नेता भारत अमेरिका कार्यनीतिक भागीदारी को आगे बढ़ाने पर सहमत। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद से कारगर ढंग से निपटने के लिए नई आतंकवाद विरोधी नीति को मंजूरी दी। दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभुत्व पर अंकुश लगाने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा समझौता। और फीफा ने अंडर 17 महिला फुटबॉल कप रद्द किया। 2022 में भारत करेगा मेजबानी। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं निखिल कुमार। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के सामने शहरीकरण, नवाचार और यातायात के क्षेत्र में निवेश की शानदार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि इन संभावनाओं के साथ साथ हमारे यहां जीवंत लोकतंत्र, कारोबार के लिए अनुकूल माहौल, विशाल बाजार और भारत को वैश्विक निवेश का चहेता स्थान बनाने के लिए कृत संकल्प सरकार भी तमाम प्रयास कर रही है। ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए कल श्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी से ये बात स्पष्ट हो गई है कि जो शहर हमारे विकास के केंद्र माने जाते हैं, वे नाजुक इलाके भी बन सकते हैं। We are at a very important point in our history. More than half of the world's citizens already live in urban areas. Over the next 2 decades, India and some of the African nations are going to witness the biggest wave of urbanization. But the COVID-19 pandemic has posed enormous challenges before the world. It has shown us that cities which were our growth engines are also our vulnerable zones. प्रधानमंत्री ने शहरों के सतत विकास की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि शहरों की नदियों, झीलों और हवा को स्वच्छ बनाए रखने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि महामारी के दौरान जहां दुनिया भर में अनेक शहरों में लॉकडाउन का विरोध हो रहा था, वहीं भारत के शहरों ने महामारी की रोकथाम के उपायों का अक्षरशः पालन कर अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि हमारे शहर विकास के जोरदार प्रेरक हैं और कोविड के बाद के विश्व का निर्माण हमारे शहरों और मूल संसाधनों के विकास से ही किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे शहर परिवर्तन के प्रेरक हैं और लोग शहरों में इसलिए आकर बसते हैं क्योंकि वे उन्हें रोजगार उपलब्ध कराते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और उन्हें बधाई दी। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका कार्यनीति भागीदारी के प्रति वचनबद्धता व्यक्त की। दोनों नेताओं ने साझा प्राथमिकताओं और चुनौतियों के बारे में विचार विमर्श किया। बातचीत में कोविड महामारी, जलवायु परिवर्तन और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अमेरिका की निर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी सफलता भारत अमेरिकी समुदाय के सदस्यों के लिए गौरव और प्रेरणा का विषय है। 5 देशों के समूह ब्रिक्स ने आतंकवाद से कारगर ढंग से निपटने के लिए नई आतंकवाद विरोधी नीति का अनुमोदन किया है। ब्रिक्स आतंकवाद विरोधी नीति का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच मौजूदा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाना तथा आतंकवाद के खतरे को रोकने और उससे निपटने के वैश्विक प्रयासों में सार्थक योगदान करना है। ब्रिक्स देशों ने इस बात की पुष्टि की है कि किसी भी रूप में आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति सर्वाधिक गंभीर खतरों में से एक है और कोई भी आतंकवादी कृत्य सिर्फ अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे किसी भी कृत्य को किसी भी आधार पर न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। ब्रिक्स देशों ने यह भी कहा कि आतंकवादी गतिविधियों का लक्ष्य मानवाधिकारों, मूलभूत स्वतंत्रताओं और लोकतंत्र को क्षति पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि ऐसे कृत्यों से राष्ट्रों की प्रादेशिक अखंडता और सुरक्षा को खतरा पैदा होता है। ब्रिक्स समूह ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सीमापार से आतंकवादियों की अन्य देशों में घुसपैठ सहित इस बुराई की रोकथाम और इससे निपटने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सहयोग बढ़ाने के उपाय करने चाहिए। इससे पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद की है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो देश आतंकवादियों को संरक्षण और मदद दे रहे हैं, उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।
आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि रूस के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ ब्रिक्स की रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने नेतृत्व में भी इस नीति को और आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि भारत जब ब्रिक्स का नेतृत्व संभालेगा तो डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं और पारंपरिक दवाओं को ब्रिक्स देशों में बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अपने मजबूत औषधि क्षेत्र की बदौलत भारत कोविड महामारी के दौर में 150 से अधिक देशों को दवाएं उपलब्ध कराने में सफल रहा। उन्होंने कहा कि भारत की टीका निर्माण और इन्हें उपलब्ध कराने की क्षमता से भी समूची मानवता को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करना अत्यंत आवश्यक है। भारत का मानना है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स बहुत ही अनिवार्य है। इस विषय पर हमें अपने ब्रिक्स पार्टनर्स के समर्थन की अपेक्षा है। यूएन के अतिरिक्त कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी वर्तमान वास्तविकताओं के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। WTO, IMF, WHO जैसे इंस्टीट्यूशंस में भी सुधार होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बहुपक्षीयता की धारणा पर विश्वास करता आया है और भारतीय परंपरा में समूचे विश्व को अपना परिवार माना जाता है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित जीवन मूल्यों के प्रति पूरी तरह से वचनबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि इस साल के सम्मेलन का मुख्य विषय वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और नवाचार आधारित विकास केवल समसामयिक महत्व के विषय नहीं है बल्कि भविष्य पर भी आधारित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में बड़े भू रणनीतिक बदलाव हो रहे हैं जिनका असर वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा और विकास पर पड़ेगा। विश्व में महत्वपूर्ण जियो स्ट्रेटेजिक बदलाव आ रहे हैं जिनका प्रभाव स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और ग्रोथ पर पड़ना और पड़ता रहेगा और इन तीनों क्षेत्रों में ब्रिक्स की भूमिका अहम होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ज़ेवियर बेटेल कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिखर वार्ता करेंगे। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच पिछले 2 दशकों में ये पहली शिखर वार्ता होगी। बैठक में कोरोना महामारी के दौर में भारत और लग्जमबर्ग के बीच सहयोग को सुदृढ़ करने सहित द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के राष्ट्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। हाल के वर्षों में भारत और लग्जमबर्ग के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान का सिलसिला जारी रहा है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने इससे पहले 3 बार मुलाकात की है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 93.43% हो गई है। स्वस्थ होने वालों की संख्या 82,90,000 से ऊपर पहुंच गई है। देश में इस समय कुल सक्रिय मरीजों की संख्या करीब 4,53,000 है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड के कारण प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम भारत में है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने कहा कि देश में पिछले 7 दिनों में प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 211 नए मरीज सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि संक्रमित लोगों की संख्या में प्रतिदिन लगातार गिरावट आ रही है और प्रतिदिन स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि वर्तमान में दिल्ली में 3,500 आईसीयू बिस्तर उपलब्ध हैं और अगले कुछ दिनों में इनकी संख्या बढ़ाकर 6,000 कर दी जाएगी। हमारे अस्पतालों में जो इंटेंसिव केयर यूनिट है उनका बेड स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए। जो एक एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कल परसों तक 3500 आईसीयू बेड की थी लगभग, तो पूरी कोशिश है कि अगले 3-4 दिन के अंदर ये कैपेसिटी 6,000 आईसीयू बेड से भी ऊपर चली जाएगी। यूनियन गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार और प्राइवेट सेक्टर ये मिलकर संभव करेंगे और इसका बहुत हद तक काम हो भी गया है। डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल में 537 नए आईसीयू बिस्तर और लगाए जाएंगे। कोरोना जांच के लिए 10 मोबाइल परीक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की जाएंगी, जिनमें से 5 को 4 से 5 दिनों के भीतर काम में लगा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली और आसपास के कुछ अन्य क्षेत्रों में घर घर सर्वेक्षण किया जाएगा। इस काम पर कुल 7 से 8,000 टीमें लगाई जाएंगी।
इस बीच दिल्ली सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए विवाह समारोहों में लोगों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है। सरकार ने विवाह समारोह में केवल 50 लोगों को शामिल करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पहले ये संख्या 200 थी। ये प्रस्ताव दिल्ली के उपराज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि केंद्र सरकार को एहतियात के तौर पर बाजारों में सीमित प्रतिबंध लगाने के लिए अनुमति का प्रस्ताव भेजा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के प्रबंधन की उत्तर प्रदेश सरकार की रणनीति की प्रशंसा की और इसे अन्य राज्यों के लिए बेहतरीन उदाहरण बताया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक संस्था ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार द्वारा कोविड के प्रबंधन को लेकर किए गए प्रयासों की सराहना की है और खासतौर पर कोविड मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए उनकी तारीफ की है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य आलोक कुमार ने कहा कि फिलहाल राज्य में हर कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के कम से कम 13 संपर्क व्यक्तियों की पहचान की जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सरकार की ओर से लगभग 70,000 अग्रिम श्रेणी के स्वास्थ्य कर्मियों ने कोविड पीड़ित मरीजों के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की पहचान के लिए लगातार काम किया है। ये सर्वे इस साल के अगस्त महीने में किया गया था और इसके मुताबिक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सफलता की दर 93% रही है। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर जिला प्रशासन ने उन व्यक्तियों से स्वयं सामने आकर कोविड परीक्षण कराने को कहा है जो हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की यात्रा से लौटे हैं। दिल्ली में लगातार बढ़ते कोविड मामलों के मद्देनजर लोगों से ये अपील की गई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 हफ्तों में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ गई है। राज्य में पिछले 15 दिनों में कोरोना से 200 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव आरपी मंडल ने प्रदेश में कोविड-19 से होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को त्वरित जांच पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। राजधानी रायपुर में हुई एक समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि अधिकांश मामलों में यह देखने में आया है कि अस्पताल में भर्ती होने के 24 घंटे के भीतर मरीज की मृत्यु हो गई है। मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को लक्ष्य के अनुरूप कोविड जांच सुनिश्चित करने और जिला अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन युक्त बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कोविड अनुकूल बिहेवियर अपनाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को मास्क के उपयोग, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और हाथ की नियमित रूप से सफाई करने के बारे में जागरूक किया जाए। इसके अलावा लोगों को कोविड के सभी लक्षणों के बारे में बताते हुए ऐसे लक्षण दिखने पर 24 घंटे के भीतर कोरोना जांच कराने के लिए भी प्रेरित किया जाए ताकि उनका जल्द से जल्द इलाज शुरू हो सके। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1125 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 91.45% हो गई है। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के अब तक 1,90,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 1,74,088 मरीज ठीक हो चुके हैं। कल 1,116 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 69,23,000 से अधिक लोगों का परीक्षण किया जा चुका है। संक्रमण के सबसे अधिक 234 नए मामले कल अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि सूरत में 180 मामले सामने आए। राज्य में इस वक्त 12,458 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 74 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। कल 7 मरीजों की मृत्यु के साथ राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 3,815 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मुंबई में कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए वहां के समुद्र तटों पर और नदियों के किनारे छठ पूजा की अनुमति नहीं दी गई है। वृहन मुंबई महानगर पालिका के अनुसार पुलिस ये सुनिश्चित करेगी कि लोग 20 तारीख की शाम को और 21 तारीख की सुबह नदी किनारे अर्घ्य देने के लिए भीड़ न लगाएं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। नगर निगम में कहा है कि अगर समंदर या नदी किनारे लोग इकट्ठा होते हैं तो पर्याप्त सामाजिक दूरी और अन्य कोविड मानदंडों को बनाए रखना असंभव होगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि संबंधित अधिकारी तालाबों में सीमित सार्वजनिक समारोह को अनुमति दे सकते हैं ताकि लोग इकट्ठा सूर्य देवता का प्रार्थना कर सके। अतिरिक्त नगर आयुक्त सुरेश ककानी ने कहा है कि पीपीई और परीक्षण किट से लैस आवश्यक चिकित्सा दल विभिन्न स्थानों पर रखे जाएंगे जहां तालाब बनाए गए हैं। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
तमिलनाडु में उपचाराधीन कोरोना मरीजों की संख्या घटकर 15,085 रह गई है। राज्य में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या में भी कमी आई है। इस बीच स्थिति में सुधार को देखते हुए राज्य के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडई कनाल को कल से पर्यटकों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया। कोडाई कनाल देश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है जो हर मौसम में गुलजार रहता है। कोरोना संबंधी पाबंदियों के कारण पिछले 2 महीनों से पर्यटकों को वहां आंशिक तौर पर कुछ ही जगहों पर जाने की अनुमति थी। कोकर्स वॉक और राज्य के बागवानी विभाग की देखरेख वाले ब्रायंट पार्क जैसे 3 फॉर्म और पार्क उनमें शामिल हैं। वन विभाग के तहत आने वाली अन्य जगहों को अभी तक बंद रखा गया था। हालांकि मायर पॉइंट, पाइन फॉरेस्ट और गुना केव समेत 35 स्थानों को अब पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से ममता किरण। आकाशवाणी के साथ बातचीत में वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने कहा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से अवसाद और अन्य मानसिक समस्याएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से सभी आयु वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं। ये जो डिप्रेसिव आपने एंग्जाइटी ये बच्चों में है और सभी तरह की पॉपुलेशन में हो रहा है ये कोरोना का इफेक्ट। जैसे जैसे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया कोरोना को आए हुए, अभी भी हम इसके बारे में नई नई चीजें पता लग रहा है हमें। तो क्लिनिकल सिम्टम्स में हमने देखा कि ज्यादातर अमूमन जितने बुखार होते हैं, दर्द होती है, थोड़ा बहुत बुखार आता है, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि नए नए तरीके की चीजें मालूम चल रही है, जैसे टेस्ट का पता न लगना, स्वाद का पता न लगना, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, न्यूरोसिस, तो ये देखा गया और बच्चों में खासतौर पे देखा गया, लेकिन मैं कहूंगा कि बड़ों में भी ये देखे जा रहे हैं। सर्वे किया गया था कि 18% लोगों को कोई न कोई मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? हमारी ऐसी ही जरूरतों को समझकर प्रधानमंत्री जी ने कहा है। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गाँव। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 144440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में शहरीकरण में निवेश के लिए शानदार अवसर। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत की। दोनों नेता भारत अमेरिका कार्यनीति भागीदारी को आगे बढ़ाने पर सहमत। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद से कारगर ढंग से निपटने के लिए नई आतंकवाद विरोधी नीति को मंजूरी दी। दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभुत्व पर अंकुश लगाने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा समझौता। और फीफा ने अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप रद्द किया। 2022 में भारत करेगा मेजबानी।
उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज 23 नवंबर से फिर खुल जाएंगे। राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से हाल ही में जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप इस सिलसिले में आदेश जारी किए हैं। राज्य सरकार के आदेश में कक्षाओं में रोस्टर के आधार पर 50% छात्रों के आने की अनुमति दी गई है। राज्य में कोविड महामारी के कारण विश्वविद्यालय और कॉलेज मार्च से बंद थे। तेलंगाना ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू होने के कारण राजस्व वसूली में कमी की क्षतिपूर्ति के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा सुझाए 2 विकल्पों में से पहले विकल्प के चयन की स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही तेलंगाना इस विकल्प को चुनने वाले अन्य 22 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। तेलंगाना की ओर से पहले विकल्प के चयन का प्रस्ताव मिलने पर केंद्र सरकार ने कल उसे 5,017 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति दे दी। निजी क्षेत्र के लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड की गिरती वित्तीय हालत को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बैंक के कामकाज पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। आरबीआई ने बताया कि जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए ये रोक लगाई गई है, जो 30 दिन तक लागू रहेगी। रिजर्व बैंक ने इस बैंक से धन निकालने की सीमा 25,000 रुपए तक सीमित कर दी है। आरबीआई के अनुसार लक्ष्मी विलास बैंक की वित्तीय हालत निरंतर गिर रही है और पिछले 3 साल से ये घाटे में चल रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के एक जूनियर इंजीनियर को बांदा और चित्रकूट जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में बच्चों के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी चित्रकूट जिले का रहने वाला है। राज्य सरकार ने उसे तत्काल निलंबित कर दिया है। सीबीआई ने बताया कि आरोपी तथा कुछ अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि इन लोगों ने बच्चों के साथ दुष्कर्म की हरकतों को रिकॉर्ड किया है। आरोपी इंटरनेट के जरिए रिकॉर्डेड सामग्री को साझा किया करता था। आरोपी के घर पर तलाशी में 8 लाख रुपए नकद, कई मोबाइल फोन, लैपटॉप, वेब कैमरा तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। रेलवे सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश में भी महिला यात्रियों को बेहतर और त्वरित सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मेरी सहेली नामक एक जागरूकता अभियान शुरू किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है, इस अभियान का उद्देश्य अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं को सुरक्षा का विश्वास दिलाना और मौके पर ही मदद उपलब्ध कराना है। भोपाल, जबलपुर और इटारसी सहित प्रदेश के अधिकांश स्टेशनों पर महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक महिला इंस्पेक्टर के नेतृत्व में महिला कांस्टेबलों की टीमें बनाई गई हैं। भोपाल के डीआरएम उदय बोरवनकर ने आकाशवाणी को बताया कि ये टीमें रेलवे स्टेशनों पर महिला यात्रियों के साथ बातचीत कर उन्हें यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सभी सावधानियों के बारे में जानकारी दे रही हैं। यात्रियों को आपात स्थिति के लिए और आरपीएफ से तत्काल मदद उपलब्ध कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर 182 के बारे में भी बताया जा रहा है। भोपाल डिवीजन के मोबाइल नंबर को भी महिला यात्रियों के साथ साझा किया जा रहा है। इसके अलावा यात्रा के दौरान महिलाओं से सभी यात्रियों से अनुरोध किया जाता है कि वे कोविड-19 के प्रसार से बचने के लिए ठीक से मास्क पहनें। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि लद्दाख में भारत चीन सीमा गतिरोध के बारे में हाल में प्रकाशित मीडिया की कुछ खबरें फर्जी हैं। ब्यूरो ने कहा है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार पोर्टलों ने भ्रामक समाचार प्रकाशित किए हैं और लद्दाख में भारत चीन सीमा गतिरोध से संबंधित आधारहीन दावे किए हैं। पीआईबी ने यह भी कहा कि भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का फिल्म प्रभाग आज प्रसिद्ध बांग्ला अभिनेता सौमित्र चटर्जी को श्रद्धांजलि के तौर पर उनके जीवन पर आधारित फिल्म सौमित्र रीविजिटेड प्रदर्शित कर रहा है। 46 मिनट के इस वृत्त चित्र में सौमित्र चटर्जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के विभिन्न पहलुओं को पेश किया गया है। सौमित्र चटर्जी केवल फिल्म, नाटक और टेलीविजन के अभिनेता ही नहीं थे, बल्कि कवि, पेंटर, संपादक और एक ऐसे उत्साही खेल प्रेमी थे जिन्हें बंगाली सिनेमा का रेनेसा मैन कहा जाता है। रविवार को 85 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। फिल्म प्रभाग ने बताया कि सौमित्र चटर्जी की चित्रकारियों पर आधारित 16 मिनट की लघु फिल्म मास्टर्स टच भी उसकी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर दिन भर उपलब्ध रहेगी। इन वृत्त चित्रों को फिल्म प्रभाग की वेबसाइट www.filmsdivision.org और यूट्यूब चैनल पर 24 घंटे तक प्रसारित किया जाएगा। 4 दिन का छठ महापर्व देश के विभिन्न भागों में आज परंपरागत नहाय खाए अनुष्ठान के साथ आरंभ हो गया है। हम तो से पूरी बरतिया है, बरतिया से केकरा लागी से करेलू छठ बरती
बरतिया। पूजा शनिवार सवेरे उदय होते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद संपन्न होगी। छठ पूजा सूर्य की उपासना का पर्व है, जिसमें धरती पर जीवन को सहारा देने के लिए सूर्य को धन्यवाद दिया जाता है। बिहार में औरंगाबाद, नालंदा और पटना समेत अनेक स्थानों पर सूर्य मंदिरों में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में छठ पर्व का आयोजन सामाजिक दूरी संबंधी दिशा निर्देशों के कड़ाई से पालन के साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि घाटों की सफाई और पर्व के लिए विभिन्न नदियों के किनारे जमा होने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। इस बीच दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को छठ पूजा को देखते हुए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। दिल्ली आपदा प्रबंधन समिति ने आदेश दिया है कि इस बार कोविड को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा की अनुमति नहीं होगी। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने दक्षिण चीन सागर और प्रशांत द्वीपीय देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड गठबंधन के विदेश मंत्रियों के टोक्यो में हाल ही में हुए सम्मेलन के कुछ सप्ताह बाद ये पारस्परिक समझौता हुआ है। कोविड-19 महामारी के कारण अगले साल के लिए स्थगित अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप प्रतियोगिता को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा ने रद्द कर दिया है। इसका आयोजन भारत में होने वाला था, परंतु भारत को 2022 में इसकी मेजबानी का अधिकार सौंपा गया है। अगले महीने होने वाले फीफा क्लब विश्व कप प्रतियोगिता को अब अगले वर्ष दोहा में 1 फरवरी से 11 फरवरी तक आयोजित करने की घोषणा की गई है। इस टूर्नामेंट के लिए 2 क्लब पहले ही क्वालीफाई कर चुके हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आपके लिए लेकर आता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग के सहयोग से प्रसारित इस कार्यक्रम में खाली पदों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, दाखिला सूचना और परिणामों के बारे में जानकारी के साथ ही विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। इसे आप रोजाना शाम 4:20 पे FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों और हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। हिंदी में रोजगार समाचारों के लिए सुने हमारा कार्यक्रम परिक्रमा प्रतिदिन शाम 4:30 बजे। और देवेंद्र, अब बताएं कि आज के समाचार पत्र की सुर्खियों में क्या क्या खास है। जी निखिल, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से जुड़े समाचार आज के अखबारों की प्रमुख सुर्खी हैं। जनसत्ता का शीर्षक है, आतंकवाद सबसे बड़ी समस्या, इसके मददगारों को जवाबदेह ठहराया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा, आतंकवाद से एकजुट होकर लड़ेंगे। हिंदुस्तान की खबर है, मोदी ने चीन की मौजूदगी में पाक को चेताया। पंजाब केसरी ने लिखा है, 75 वर्ष पुराने विश्व की मानसिकता में UN सुधार जरूरी। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी पर भारत का जवाब, हमारा जिक्र आते ही बौखला जाता है पाक। दैनिक ट्रिब्यून के पहले पन्ने की खबर है। जनसत्ता लिखता है, निर्णायक आंदोलन के लिए ये सही समय, सुरक्षा परिषद अक्षम, मुट्ठी भर देश रोक रहे सुधार। अखबारों ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी को भी पहले पन्ने पर स्थान दिया है। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, दिल्ली दहलाने आए जैश के 2 आतंकी गिरफ्तार। अमर उजाला की सुर्खी है, आतंकियों का खंगाला जा रहा है देवबंद कनेक्शन। वीर अर्जुन ने गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान सचित्र प्रकाशित किया है। गुपकर गैंग को चेतावनी, राष्ट्रीय भावना के खिलाफ चले तो डुबो देगी जनता। अगस्ता वेस्टलैंड डील में फेम का मतलब फैमिली, केंद्रीय रविशंकर प्रसाद का ये बयान राष्ट्रीय सहारा में है। मालाबार नौसैन्य अभ्यास के दूसरे चरण के समाचार अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किए हैं। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, अरब सागर में 4 देशों की नौसैन्य ताकत। अमर उजाला की सुर्खी है, गोवा में गरजे युद्धपोत। राजधानी दिल्ली में कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या पर भी अखबारों की नजर है। दिल्ली के हॉटस्पॉट बाजारों को बंद करने की तैयारी, केजरीवाल सरकार ने केंद्र से मांगी बंद घोषित करने की इजाजत। अमर उजाला के पहले पन्ने पर है। नवभारत टाइम्स लिखता है, शादी में 50 को ही न्योता, जरूरत हुई तो बाजार होंगे लॉक। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नोएडा बॉर्डर पर रैंडम जांच। हरिभूमि ने खबर दी है, भारत में रिकवरी दर बढ़कर 93% पार, कम हुए कोरोना के सक्रिय मामले। सैनिक स्कूल परीक्षा के आवेदन 3 दिसंबर तक। इस खबर को दैनिक भास्कर ने बॉक्स में दिया है। 6ठी और 9वीं में प्रवेश के लिए जनवरी में परीक्षा। पत्र यह भी लिखता है, 10वीं 12वीं की परीक्षा शुल्क माफ करने की मांग वाली अर्जी खारिज।
सेंसेक्स ने छुई नई ऊंचाई, रिकॉर्ड पहली बार 44,000 के पार, हिंदुस्तान के मुख्य पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की यह खबर ध्यान खींचती है, सर्वाइकल कैंसर का सस्ता भारतीय टीका अगले साल तक संभव, भारत सहित 194 देशों ने निर्मूलन का लक्ष्य घोषित किया। और कम उम्र के बच्चों को न खिलाएं एंटीबायोटिक, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, कई तरह की एलर्जी होने का खतरा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में शहरीकरण में निवेश के लिए शानदार अवसर। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत की। दोनों नेता भारत अमेरिका कार्यनीतिक भागीदारी को आगे बढ़ाने पर सहमत। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद से कारगर ढंग से निपटने के लिए नई आतंकवाद विरोधी नीति को मंजूरी दी। दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभुत्व पर अंकुश लगाने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा समझौता। और फीफा ने अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप रद्द किया। 2022 में भारत करेगा मेजबानी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।